नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर। विश्व भूगोल की हमारी सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल के बारे में। और भाग 1 से भाग 9 तक जो अभी तक वीडियो बनाए गए हैं उन सभी को एक साथ क्लब करके मिनी मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आप एक साथ ही इन सभी भागों को रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पृथ्वी की सतह पर अस्थायित्व इनस्टेबिलिटी का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर हम देखते हैं कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स ये दोनों सतत रूप से काम करती है और यही कारण है कि पृथ्वी की सतह जो है वह अस्थायी रहती है, यहाँ पर अस्थायित्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, भूपटल पर किन कारकों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो हमारे भूपटल पर बहुत सारी स्थलाकृतियां पाई जाती है जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, खाई, गर्त। ये सब स्थलाकृतियां जो होती हैं वह अंतर्जात बल या आंतरिक बल द्वारा बनती हैं और दूसरा बहिर्जात बल या बाह्य बल द्वारा बनती है। तो ये दोनों बल द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और हम समझ लेते हैं कि अंतर्जात बल किसे कहा जाता है। तो आंतरिक बल जो भूपटल के नीचे बल काम करते हैं जैसे कि पटल विरूपण बल यानी कि प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं, आकस्मिक संचलन जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, ये सभी अंतर्जात बल हैं जो कि भूगर्भ के नीचे क्रियाशील होती है। दूसरा है बहिर्जात बल यानी कि जो भूपटल पर क्रियाशील होती है जैसे कि नदी, हिमानी, भूमिगत जल, पवन, सागरीय लहरें, ये सब बहिर्जात बल की श्रेणी में आती हैं और ये अपर्दन और निक्षेपण कारकों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां का निर्माण करती हैं। तो इन्हीं दो प्रक्रियाओं को हम अच्छे से देखेंगे, वीडियो अच्छे से आप देखें, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है? तो धरातल पर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं जैसे पर्वत, पठार इत्यादि, ये सब जो स्थलाकृतियां होती हैं तो अपर्दन के माध्यम से इनके जो उच्चावच है वह कम किया जाता है। तो अपर्दन के कारक नदी, हिमानी, भूमिगत जल, पवन, सागरीय लहरें कुछ भी हो सकती हैं। तो इनके द्वारा जो तल को संतुलित करने का कार्य किया जाता है यह कहलाता है तल संतुलन या ग्रेडेशन। अगला प्रश्न लेते हैं। अपर्दन चक्र किसका सम्मिलित परिणाम होता है? तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का यह सम्मिलित परिणाम होता है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी पर ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र चलता है उसी प्रकार से अपर्दन चक्र भी सतत रूप से चलता रहता है और इसमें दो बल सतत रूप से क्रियाशील होती हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। नेक्स्ट है, धरातलीय उत्थान जैसे पर्वत, पठार, पहाड़ियां, खाइयां, गर्त किसका प्रतिफल है? तो धरातल पर हम विभिन्न प्रकार के जो उत्थान देखते हैं यह अंतर्जात बल का प्रतिफल है। तो अंतर्जात बल यानी कि प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं, भूकंप क्रियाएं, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? अंतर्जात बल है। तो ये सब बल क्या करती है? जो भूपटल होता है वह भूपटल पे उत्थान लाती है, जबकि बहिर्जात जो बल होते हैं जैसे कि वायु, जल, ये सब क्या हो गया? बहिर्जात बल। तो ये जो उठे हुए भाग हैं उनको अपर्दन करके समतल करने का, भूतल को समतल बनाने का काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। आगे बात करते हैं, किस भूगर्भ शास्त्री ने भू आकृतियों के संदर्भ में एक रूपतावाद की अवधारणा दी और कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, भूगोल के संदर्भ में आपको याद रखना है और यह कहने वाले हैं जेम्स हटन। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, इनके कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्थल रूप को यदि हम देखें तो उससे हम समझ सकते हैं कि भूतकाल में वहां पर किस प्रकार की क्रियाएं हुई हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का है वहां पर हिमानी के निक्षेप प्राप्त होते हैं, चिन्ह प्राप्त होते हैं। तो निश्चित रूप से इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है कभी न कभी अतीत में हिमाच्छादित क्षेत्र रहा होगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि किसी स्थान पर हमें छाड़न झील मिलती है। तो छाड़न झील यानी कि वह झील नदी विसर्प बनाते हुए जब चलती है तो विसर्प बनाते हुए एक समय ऐसा आता है कि वह
टेढ़े मेढ़े रास्तों के बजाय फिर सीधा रास्ता अख्तियार कर लेती है और जो शेष भाग बच जाता है वह क्षारण झील कहलाता है। तो किसी नदी के पास यदि क्षारण झील मिले तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अतीत में यह नदी का रास्ता था। तो हटन महोदय का कहना यह था कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी कि वर्तमान स्थलाकृतियों को हम देखकर, समझकर, अध्ययन कर अनुमान लगा सकते हैं कि भूतकाल में वहां पर किस प्रकार की स्थलाकृति या प्रक्रियाएं क्रियाशील थी। चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। स्थलाकृति या शैलों की संरचना अपर्दन के प्रक्रम तथा समय की अवस्थाओं का प्रतिफल होता है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और यह देने वाले हैं डेविस। तो डेविस महोदय का कहना है कि जो भी स्थलाकृतियां पृथ्वी पर दिखती हैं वह संरचना, प्रक्रम तथा समय की अवस्थाओं का प्रतिफल होती हैं। चलते हैं आगे, अंतर्जात बल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, अंतर्जात बल द्वारा पृथ्वी पर किस प्रकार का संचलन उत्पन्न होता है? तो जो अंतर्जात बल होते हैं वह पृथ्वी पर दो प्रकार का संचलन उत्पन्न करते हैं। पहला क्षैतिज, यानी कि जो भूपटल होता है वहां पर क्षैतिज रूप से भी बल काम करते हैं। दो भूकंप आते हैं तो हमने देखा है कि क्षैतिज रूप से जो उसकी प्लेट है वह वहां पर दबाव महसूस करती है और वहां पर क्षैतिज बल काम करता है। तो इसी प्रकार से जो प्लेट होती है, जो हमारी भूपटपट्टी है, वहां पर लंबवत संचलन भी पाया जाता है। यानी कि अंतर्जात बल द्वारा पृथ्वी पर दो प्रकार का संचलन उत्पन्न होता है, क्षैतिज और लंबवत। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायक होने के कारण किन बलों को रचनात्मक बल भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बल रचनात्मक बल कहलाता है? तो यह है अंतर्जात बल। क्यों? क्योंकि भूपटल पर देखा जाए तो अंतर्जात बल, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे प्लेट टेक्टोनिक हो, ये क्या है? नई नई स्थलाकृतियों को निर्माण करते हैं। तो इसी कारण से इन्हें रचनात्मक बल भी कहा जाता है। जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक को ही उदाहरण ले तो प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा भूपटल पर पर्वत भी बनते हैं, पठार भी बनते हैं, गर्त भी बनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्थलाकृतियां हैं जो कि अंतर्जात बल के द्वारा बनती है और इसी कारण इसे रचनात्मक बल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपटपट्टी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं क्या कहलाती है? तो ये सभी क्रियाएं पटल विरूपण प्रक्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटल विरूपण तथा ज्वालामुखीयता किस प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं? तो ये सब अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, यानी कि भूगर्भ के अंदर ये सभी बल काम करते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्जात बलों को कार्य की तीव्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो अंतर्जात बल को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला दीर्घकालिक बल और दूसरा आकस्मिक बल। यानी कि वह बल जो तत्काल ही असर दिखाए वह आकस्मिक बल की श्रेणी में आएगा और जो दीर्घकाल में असर दिखाए वह दीर्घकालिक श्रेणी में आएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, दीर्घकालिक बल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह कहलाता है पटल विरूपण बल। जबकि आकस्मिक बल के रूप में देखा जाए तो भूकंप और जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं ये सभी आकस्मिक बल हैं। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी पर अचानक से परिवर्तन आता है, बदलाव आता है और नई नई जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि जो भी प्रक्रिया है, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है और प्लेट टेक्टोनिक है, आखिर इनको इतनी ऊर्जा मिलती कहाँ से है? तो इनकी ऊर्जा का स्रोत देखा जाए तो भूगर्भ के अंदर होने वाली रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन, ज्वारीय घर्षण। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बल की तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला है आकस्मिक संचलन, यानी कि सडन मूवमेंट, और दूसरा है पटल विरूपण संचलन, यानी कि डिस्ट्रोफिक मूवमेंट। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं बहिर्जात बल के बारे में, जिसे कि बहिर्जात संचलन भी कह सकते हैं। तो बहिर्जात संचलन या बल अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा स्थलीय सतह को समतल रूप देने का प्रयास करती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? हमने देखा कि अंतर्जात बल जो है वह भूतल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे पठार का निर्माण किया, पहाड़ का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया। लेकिन जो बहिर्जात बल है वह इस निर्माण को, यानी कि जो भी पहाड़ पठार बनते हैं उन्हें अपर्दन द्वारा, अनाच्छादन द्वारा समतल करने का प्रयास करती है। तो इसी कारण से इसे समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। भूपटल पर प्रमुख भू आकृतिक कारक है। तो यह है जल, भूमिगत जल, हवा, हिमानी, सागरीय तरंगे। नेक्स्ट है बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपर्दन को क्या कहा जाता है? तो जो भी बाहरी कारक हैं उनके द्वारा जो धरातल का अपर्दन किया जाता है, समतलीकरण किया जाता है, तो उसे कहा जाता है निम्नीकरण, यानी कि डिग्रेडेशन।
नेक्स्ट है धरातल पर मौजूद नीची जगहों को भरकर ऊंचा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अधिवृद्धि। यानी कि यदि यह सागर तल मान लिया जाए, तो सागर तल मान लेते हैं, तो भूपटल पर बहुत सारी ऊंची जगहें भी हैं, जिसकी पर्वत, पठार इत्यादि, और बहुत सारी नीची जगहें भी हैं। तो जो बहिर्जात बल है, जो बहिर्जात बल जल, भूमिगत, हिमानी, सागरीय तरंगे, इनका काम यह होता है कि जो ऊंची वाली जगह है उनका अनाच्छादन करते हुए, अपर्दन करते हुए, जो इसके विभिन्न प्रकार के अवशेष है, जो अवसाद है, उनका यहाँ से ले जाकर जो नीचे वाली जगह है, जो निम्न जगह है, उनको वहाँ पर भरने की कोशिश करते हैं। तो बहता हुआ जल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार धरातल पर मौजूद जो नीची जगह है उनको भरकर ऊंचा करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है अधिवृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, भूपटल पर बहिर्जात बल का प्रमुख कार्य क्या है? तो बहिर्जात बल का प्रमुख कार्य है अनाच्छादन करना। तो जो भी बहिर्जात बल है, जैसे कि सागरीय जल, तरंगे, लहरें, ये अनाच्छादन का काम करती है। किसे विनाशात्मक संचलन भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बहिर्जात संचलन या बहिर्जात बल को। क्यों? क्योंकि भूपटल पर जो भी आकृतियां बनती है, पर्वत, पठार, उन सभी को यह समाप्त करते हुए भूपटल को समतल करने का प्रयास करती है। तो इसी कारण से इसे विनाशात्मक संचलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपक्षय तथा अपर्दन कैसी क्रिया है? तो अपक्षय और अपर्दन, तो अपक्षय की बात करें तो यह स्थैतिक क्रिया है, और अपर्दन की बात करें तो यह गतिशील क्रिया है। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी पदार्थ पर उसी स्थान पर टूटना। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, यानी पदार्थ का इसमें परिवहन नहीं होता है, जो टूटे हुए अवशेष हैं, जो पदार्थ हैं। जबकि अपर्दन प्रक्रिया में पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण शामिल होता है। तो इसी कारण से यह गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अनाच्छादन प्रक्रिया के तहत किसे शामिल किया जाता है? तो अनाच्छादन प्रक्रिया के तहत अपक्षय, अपर्दन, परिवहन तथा वृहत संचलन, इन सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्थानीय प्रक्रिया जिसमें शैलों का विघटन और वियोजन मूल स्थान पर ही होता है क्या कहलाता है? यानी कि किसी भी स्थान पर कोई चट्टान है और किसी बहिर्जात बल द्वारा ये जब टूटते हैं, फूटते हैं, और इनमें विघटन की प्रक्रिया होती है और यह उसी स्थान पर टूट फूट कर रहते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय, यानी कि वेदरिंग। नेक्स्ट है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भौतिक या आंतरिक अपक्षय, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, यानी कि केमिकल वेदरिंग। तीसरा है जैविक अपक्षय, यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग। अपक्षय की परिभाषा आपको यह याद रखनी है कि यह एक स्थानीय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें पदार्थों का परिवहन शामिल नहीं होता है। इसमें बस शैलों का अपने स्थान पर विघटन और वियोजन शामिल होता है, अपने स्थान पर, यानी कि मूल स्थान पर ही। नेक्स्ट है, भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है विघटन। अगला प्रश्न, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है वियोजन। तो दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल योजन प्रक्रिया अपक्षय की किस श्रेणी में आता है? तो अपक्षय की 3 श्रेणियां हमने देखी, उसमें से रासायनिक अपक्षय की श्रेणी में आता है जल योजन प्रक्रिया। यानी कि यदि कोई चट्टान है और उसमें जल प्रवेश करता है और उसके कारण वह चट्टान ढीली होकर, असंगठित होकर टूटती है, तो यह जो अपक्षय कहलाता है, यह जल योजन प्रक्रिया द्वारा अपक्षय कहलाता है और यह रासायनिक अपक्षय की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, किन प्रदेशों में भौतिक अपक्षय प्रमुखता से होता है? यानी कि यांत्रिक अपक्षय की बात हो रही है। तो यह है उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जो शुष्क क्षेत्र हैं, वहां पर भौतिक अपक्षय प्रमुखता से होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रमुखता से होता है? तो निश्चित रूप से जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है वहां पर रासायनिक अपक्षय प्रमुखता से होता है, क्योंकि रासायनिक अपक्षय में देखा जाए तो जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किस प्रक्रम में चट्टानी संरचना के टूट फूट के साथ साथ इनके परिवहन क्रिया को भी शामिल किया जाता है? किसी स्थान पर बहिर्जात बल द्वारा कोई चट्टान टूट जाती है, फूट जाती है, और उसके साथ वह चट्टान के कण जो हैं परिवहन भी होते हैं, स्थानांतरित भी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपर्दन, इरोजन।
तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो अपक्षय प्रक्रिया थी उसमें परिवहन शामिल नहीं होता था। नेक्स्ट बात करते हैं, अपरदन के किन कारकों पर जलवायु का नियंत्रण नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपरदन के जो 2 कारक हैं आपको याद रखना है, धाराएं या लहरें, यानी कि जो सागरीय धाराएं हैं, लहरें हैं, इन पर जलवायु का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इसी क्रम में जो भूमिगत जल है, इनके द्वारा जो अपरदन कार्य होता है, इस पे भी जलवायु का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं अपरदन में भाग लेने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले अपघर्षण को। तो अपघर्षण प्रक्रिया क्या होती है? जब बहता जल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के अवसाद भी होते हैं, उसके साथ प्रवाहित होते हैं, जैसे कि कंकड़, पत्थर, बालू का कण। तो इनके संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण तथा टूट फूट की जो प्रक्रिया होती है वह अपघर्षण कहलाती है। यानी कि जो नदी जल है इसमें बहुत प्रकार के अवसाद भी इसके साथ बहते रहते हैं, और इसके रास्ते में जब कोई चट्टान आता है तो इसके द्वारा इस पे प्रहार किया जाता है कणों के द्वारा इन चट्टानों पर, और इससे ये चट्टानों जो है टूटती फूटती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अपघर्षण कहलाती है। दूसरा है सन्निघर्षण। तो नदी के जो बोझ हैं, अवसाद है, वह जब बहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, तो जो कण हैं वे आपस में भी टकराते हैं। तो इससे क्या होता है कि कण में घर्षण की क्रिया होती है, वे टूटते भी हैं, चिकने भी होते हैं। तो इस प्रकार से टूट फूट कर आपस में छोटा होने की प्रक्रिया, चिकने होने की प्रक्रिया सन्निघर्षण कहलाती है। तीसरा है घोलन या संक्षारण। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वह चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे जो घुलनशील चट्टान होते हैं वहां पर देखने को मिलती है। तो जल जब प्रवाहित होता है उसके रंध्र से, तो इसमें जो घुलनशील पदार्थ है ये घुलकर अलग हो जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। तो इससे यह चट्टान जो होती है ढीली और असंगठित हो जाती है और यह टूटने लगती है। तो यह हमने देखा घोलन और संक्षारण को। आगे बात करते हैं जल दाब क्रिया, यानी कि वाटर प्रेशर। तो किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण होने वाली अपरदन की प्रक्रिया, जैसे सागर तट के किनारे, यदि समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो लहरें जो चलती हैं वह चट्टानों से टकराती हैं। तो जब टकराती है तो इस प्रकार यह जो लहरें हैं अपने दबाव के कारण इन चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करती है, और कई बार यह चट्टानों को तोड़ने में सफल भी हो जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वह जल दाब क्रिया कहलाती है, और यह प्रमुख रूप से सागरीय तरंगों द्वारा होने वाले अपरदन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं जल गति क्रिया। इस प्रक्रिया में गतिशील जल द्वारा यांत्रिक विधि से मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के कण को धक्के द्वारा ढीला या कमजोर कर अपने साथ लेकर चलना शामिल होता है। तो बहता हुआ जो जल होता है वह अपने मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों पर दबाव डालता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसके कण को ढीला करने की कोशिश करता है, और करने के बाद जब वह तोड़कर उसे अपने साथ समाहित कर लेता है और अपने साथ उसे गतिशील बना लेता है, तो इस प्रक्रिया को जल गति क्रिया कही जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपवाहन प्रक्रिया के बारे में। तो यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रमुखता से होती है। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि शुष्क क्षेत्रों में देखा जाए तो जब वहां पर हवा चलती है तो जो वहां पर कण होते हैं भूतल पर, वह हवा के साथ ये कण उड़ जाते हैं, और उड़ने के बाद यह दूसरी जगह पर यह विस्थापित होने लगते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर गर्त जैसी संरचना बनने लगती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है अपरदन की, यह कहलाती है अपवाहन। तो आपको याद रखना है वायु द्वारा शुष्क अथवा अर्धशुष्क प्रदेशों में अवसादों को उड़ाने की प्रक्रिया अपवहन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पाटन। और उत्पाटन की प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है यह प्रमुख रूप से हिमानियों द्वारा अपने प्रवाह मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़कर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। तो इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े जो हिमानी होते हैं जब वह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ढाल के सहारे गतिशील होते हैं, तो उनके मार्ग में यदि किसी भी प्रकार की चट्टान आती है, रोड़ा आता है, तो उसे तोड़कर वह अपने में समाहित कर लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है उत्पाटन। तो आपको ध्यान रखना है हिमानी द्वारा अपने प्रवाह मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़कर आगे बढ़ने की प्रक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन असंगठित अवसादों के होने वाले स्थानांतरण को क्या कहा जाता है।
तो यह प्रक्रिया पर्वतीय क्षेत्र में होती है, ढलान वाले क्षेत्रों में होती है। तो इसे कहा जाता है बृहद संचलन, मास मूवमेंट। तो इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी बल के अधीन जो असंगठित अवसाद होते हैं वह स्थानांतरित होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट लेते हैं, पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि से गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झील, समुद्र में भौतिक स्थिरता की दशा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समस्थैतिकी या संतुलन की दशा। तो भूपटल पर आप देखेंगे तो कहीं कहीं बृहद महासागर है, कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, कहीं पर छोटे झील हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं इनमें एक संतुलन पाया जाता है। तो इसी संतुलन को, इसी भौतिक स्थिरता की दशा को समस्थैतिकी अथवा संतुलन की दशा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्थैतिकी की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यह प्रस्तुत की गई एरी एवं प्राट के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं, भूगोल में संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया भूगर्भवेत्ता डटन द्वारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे माना जाता है? तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच महाद्वीप और महासागर को माना जाता है और प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उच्चावच की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इसीलिए यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो जो वलित पर्वत हैं, नवीन जो मोड़दार पर्वत है, उनमें ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है और हिमालय पर्वत भी इसी प्रकार के नवीन मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के भूखंड या स्थलखंड को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे जो भूखंड हैं उन्हें भू आकृति कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां या स्थलाकृतियां मिलकर क्या बनाती हैं? तो यह बनाती हैं भूदृश्य। तो ये थे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको एक वीडियो में मैंने समेटने का प्रयास किया है और निश्चित ही रूप से एग्जाम में इससे जो भी प्रश्न आएंगे अब आसानी से हल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।